नमस्ते, मेरा नाम है तृप्ति सोनी और आज जिस घटना के बारे में मैं चर्चा करने जा रही हूँ उसकी तस्वीरें देखकर मन बहुत विचलित है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक कारखाने में बॉयलर फट गया। ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई, क्या ऐसी घटनाएं टाली जा सकती हैं? छत्तीसगढ़ में कई कारखानों में बॉयलर फटने की घटना सुनने को मिलती है। हर साल अमूमन एक दो घटना मुझे तो सुनने को मिल ही जा रही है जिसमें कुछ मौतें होती हैं, लेकिन ये मौतों का आंकड़ा बड़ा है, 1 दर्जन से ज़्यादा और 3 दर्जन करीब घायल हैं। इस पूरे घटनाक्रम को बहुत बारीकी से समझेंगे छत्तीसगढ़ अखबार के संपादक सुनील कुमार जी से, जो अब मेरे संपादक भी हैं। तो सुनील जी, ये जो घटना हुई है सक्ती की, आप भी तस्वीरें देख रहे होंगे, जिनका इलाज कर रहे हैं पूरी तरीके से झुलस गए हैं। उनका शरीर आपने देखा होगा, मतलब मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रही हूँ कि उनको इतनी प्रचंड गर्मी में कैसा लग रहा होगा। लेकिन ये घटना कैसे हुई और क्यों हुई, आपने क्या देखा है? देखिए, बहुत सारी औद्योगिक दुर्घटनाएं जो हैं वो टाली जा सकती हैं और कुछ एक नहीं भी टाली जा सकती हैं। जितने तरह के सुरक्षा के सिस्टम रहते हैं वो कहीं न कहीं जाकर फेल हो जाते हैं। यूरोप जैसा डेवलप्ड इलाका, वहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट अभी लाइन से हुए, कई लोगों की मौत हुई, कई रेलगाड़ियाँ टकरा गई, कई रेलगाड़ियों में सवार लोग मारे गए। जापान में हुआ, जो कि टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर है। तो ऐसा होता है, टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है कहीं कहीं। बिना ड्राइवर की कारें जहाँ चल रही हैं, अभी चीन में कुछ दिन पहले एक शहर में चलती हुई बिना ड्राइवर वाली ऐसी हजारों कारें एक साथ रुक गईं। तो टेक्नोलॉजी तो नहीं थी कि जिसमें रुक जाना था, लेकिन होता है ऐसा। औद्योगिक हादसे या औद्योगिक दुर्घटना, इसके पीछे कई तरह की वजहें रहती हैं। ये तो एक प्राइवेट कंपनी थी वेदांता, जहाँ पे ये घटना हुई है। लेकिन हमारे और बगल में जो बीएसपी है, भिलाई स्टील प्लांट, ये तो भारत सरकार की एक कंपनी है। उसमें भी घटना होती है, उसमें भी मौतें होती हैं। दिक्कत ये है कि सुरक्षा के इंतजाम जांच करने की जिनकी जिम्मेदारी रहती है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, यानी सरकार। बॉयलर फटने से ये मौत हुई है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में बॉयलर इंस्पेक्टर नाम की एक पोस्ट है। अच्छा। जिसको जाके बॉयलर वाले हर कारखाने को अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और वो बॉयलर इंस्पेक्टर वहाँ जाके जांच करते हैं कि बॉयलर इनका पूरी तरह से सुरक्षित है कि नहीं, मजबूत है कि नहीं, सुरक्षा के इंतजाम पूरे हैं या नहीं है। ये देखना पड़ता है बॉयलर इंस्पेक्टर को जाकर, और उसके दिए हुए सुरक्षा सर्टिफिकेट पे वो कारखाना काम कर सकता है। बॉयलर कुछ उसी तरीके का है। आपको याद नहीं होगा, एक समय घरों में महिलाएं खाना पकाने के लिए मिट्टी तेल का प्रेशर स्टोव यूज करती थी। मुझे याद है, मेरे घर में इस्तेमाल हुआ करता था। उसकी टंकी पीतल की ऐसी रहती थी और उसमें पंप से हवा भरते थे बहुत सारी, और उस प्रेशर से मिट्टी तेल निकलता था, जलता था। अब उसमें वो प्रेशर से उसको हवा भरते भरते कभी कभी वो टंकी फूट जाती थी और आग लग जाती थी, महिला जलकर मर जाती थी। ये बॉयलर जो है ये एक बड़ा सा कुकर है फैक्ट्री में, जिसमें कोई चीज़ बॉईल की जाती है। आमतौर पर पानी ही बॉईल किया जाता है। एक बड़ा सा कुकर है, इस कमरे जितना और बड़ा ऐसा कुकर है वो, उसमें उबलते रहता है कुछ। फर्नेस रहती है कारखानों में जिनमें लोहा पिघलते रहता है या दूसरी धातुएं, एल्यूमिनियम पिघलते रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, ज्वालामुखी के लावे जैसा दिखता है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो हैं वो होते हैं कभी कभी, लेकिन उनको कम किया जा सकता था। ये बॉयलर इंस्पेक्टर का पद जो है ये सालाना तोहफा लेने की बात रहती है। ये बड़े कारखानों से छोटे कारखानों में भी लगता है, सब जगह सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो ये एक रहा। दूसरा, आप देखें कि मजदूर कानून, ये जितने मजदूर यहाँ मरे हैं,
ये तो अभी मजदूर की गलती से नहीं मरे हैं, बॉयलर फटने से मरे हैं, कई बार मजदूरों की गलती से भी होती है घटनाएं। ये बंगाल से आए हुए करीब करीब अनस्किल्ड मजदूर होंगे, ऐसा मेरा मानना है, स्किल्ड मजदूर नहीं होंगे। तो कारखाने में जहाँ पर स्किल्ड मजदूर रहना चाहिए वहाँ भी अनस्किल्ड मजदूरों को झोंक दिया जाता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ में कारखाना चल रहा है, यहाँ के मजदूर काम करने के लिए केरल से लेके कश्मीर तक जाते हैं, और यहाँ काम करने के लिए बंगाल से मजदूर यहाँ आ रहे हैं। तो कारखानेदार कई बार ये कोशिश भी करते हैं कि स्थानीय मजदूरों को न रखना पड़े, बाहर के मजदूरों को रखें, ताकि कोई हादसा होने पे, मौत होने पे, उनको नौकरी से निकालने पे, छंटनी होने पे कोई बड़ा स्थानीय आंदोलन न हो। आज ये 16 लोगों की मौत आप बता रही हैं और इससे ज़्यादा लोग जख्मी पड़े हुए हैं बहुत बुरी तरह। इसमें से अधिकतर लोग बाहर के हैं, इसलिए यहाँ पे कोई बहुत बड़ा तनाव बवाल नहीं हो रहा है। तो मालिक जो हैं, कारखानेदार जो हैं, वो कई बार ये कोशिश करते हैं कि स्थानीय लोगों को न रखा जाए। जैसे छत्तीसगढ़ के 8 लोग केरल में मरे या कश्मीर में मरे, कोई बड़ा आंदोलन नहीं होगा, एक गाड़ी करेंगे, उनकी लाशों को भेज देंगे यहाँ पे। तो जो मौका है उस पे तनाव होने से बच जाता है, इसलिए भी आप। लेकिन जिम्मेदारी तो नहीं खत्म होती ना, कारखानेदार और सरकार, इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती है बॉयलर इंस्पेक्टर के अलावा भी? जिम्मेदारी मजदूर कानूनों की जिम्मेदारी रहती है, औद्योगिक सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है, बचाव, इलाज, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, इन सब की जिम्मेदारी रहती है। पर्यावरण को खराब होने से बचाना सरकार की जिम्मेदारी रहता है। सुरक्षा उपकरण मिले हैं कि नहीं वो देखना सरकार की जिम्मेदारी रहती है। मैं मेरे घर के सामने देखता हूँ खंबे पे चढ़ के ठेका मजदूर बिजली सुधारते हैं, उनके पास ग्लव्स नहीं है, उनके पास रबर के जूते नहीं हैं। तो ऐसे कारखानों में ये ठेका मजदूर ही रहते हैं ना ज़्यादातर? कारखानों में कारखानेदार की कोशिश रहती है अधिकतर ठेका मजदूर रहें, ताकि मरने पे कल इस कारखाने ने कहा कि ये हमने जिस कंपनी फलानी कंपनी को ठेका दिया था ये उसके मजदूर थे। अच्छा। तो कारखाने ने अपना हाथ धो लिया कि ये कारखाना मजदूर नहीं थे, ये ठेकेदार के मजदूर थे। जो औद्योगिक मुआवजे के जो नियम हैं उसमें अगर कारखाने के कर्मचारी हैं तो उनका मुआवजा शायद काफ़ी ज़्यादा बनता। तो कारखानेदार ऐसी किसी भी लाइबिलिटी से बचने के लिए मजदूरों को ठेके पे रखते हैं, आउटसोर्स पे रखते हैं। और अब केवल ठेकेदार और कारखानेदार नहीं रखते, अब सरकारें भी रखती है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सरकार शराब बेचती है, तो प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत वो सेल्समैन रखती है। वहाँ पे मैन है इसलिए कह रहा हूँ, वहाँ महिलाएं नहीं हैं, तो सेल्समैन रखती है वहाँ पर दारू बेचने के लिए। तो सरकार खुद कोई उनको मुआवजा न दे किसी हालत में। जो सफाई कर्मचारी हैं वो ठेकेदार के मजदूर हैं, तो सरकारें अपने हाथ धो ले रही हैं, कारखानेदार अपने हाथ धो ले रहे हैं। अलग अलग सरकारी विभाग आउटसोर्स इस हद तक कर चुके हैं कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बचती, कोई पेंशन की जिम्मेदारी नहीं बचती, इलाज की जिम्मेदारी नहीं बचती, उनको पीएफ ESIC देने की जिम्मेदारी नहीं बचती। एक चीज़ तो कारखानों में और बाकी विभागों में अगर आउटसोर्स करके रख रहे हैं, लेकिन कारखानों में तो अक्सर सुरक्षा को लेकर के आशंकाएं बनी रहती हैं, कई बार घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में भी ठेका मजदूरी करवाना और ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ। जो खतरा ठेका मजदूर पे रहता है तकरीबन उतना ही खतरा कारखाने के अपने कर्मचारी पे भी रहेगा। इसलिए खतरा तो दोनों पे एक बराबर रहता है। ये मैं बात कर रहा हूँ मजदूर कल्याण के हिसाब से, मजदूर के हक के हिसाब से। हादसे से बचाने के लिए सरकार को कारखानों के ऊपर जो सुरक्षा नियम कड़ाई से लागू करने चाहिए, उस बारे में हिंदुस्तान बहुत ढीला है। जो प्रदूषण यहाँ पे होता है, आप देखती होंगी रायगढ़, कोरबा, इस इलाके में बड़े बड़े नामी गिरामी कारखाने हैं, नामी गिरामी कारखाने। वो कारखाने अपनी राख ले जाके किसानों के खेत पाट दे रहे हैं। वो खेती के लायक नहीं रह गए, वहाँ मिट्टी के ऊपर 1 फीट राख जम गई है, वो किसी काम के नहीं रह गए, कोई मुआवजा नहीं देना है।
ये कारखानेदार की खुली गुंडागर्दी चलती है ये। मुझे याद है भी कोंडा गांव में, आपको भी याद होगा कैसे कारखाने में घुस के ये गंदगी, फ्लाई ऐश, इन सब का ही मुद्दा था। ये सब जगह प्रदूषण, गंदगी, जमीन के नीचे से पानी कारखाने को नहीं लेना है, सरकार का नियम है, लेकिन कोई कारखानेदार इसको नहीं मानते। कोई कारखानेदार मजदूर कानून का सम्मान नहीं करते। कोई कारखानेदार आसपास जितने पेड़ लगाने चाहिए, जो मजदूर कल्याण करना चाहिए, जो CSR का पैसा जो खर्च करना चाहिए, वो नहीं करते। तो पूरे देश में मजदूर कानून की अधिकांश जगहों पर हेठी है। मैं यहाँ पे तमिलनाडु का उदाहरण देना चाहूँगा। वो एक ऐसा राज्य है जो अपने लोगों को हुनरमंद बनाता है, जो लोगों को कारखानों में काम करना सिखाता है, कारखानों को बिना रिश्वत लिए आने की इजाज़त देता है, लेकिन वहाँ के दसियों लाख लोगों को, स्किल्ड वर्कर्स को वहाँ पे काम मिल रहा है। आज हिंदुस्तान में जितने आईफोन बन रहे हैं उसका 50% अकेले तमिलनाडु में बनते हैं। जितने ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट होते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा तमिलनाडु में बनता है। तो तमिलनाडु कारखानेदारों के लिए, विदेशी कारखानेदारों के लिए फर्स्ट डेस्टिनेशन हो गया है। वहाँ बंदरगाह है, वहाँ अंग्रेज़ी मामूली समझने वाले स्किल्ड मजदूर हैं, वहाँ का माहौल जो है वो कारखानों के लायक है। तो वहाँ की सरकार कारखानों की हिफाजत भी ज़्यादा करती है, औद्योगिक सुरक्षा भी ज़्यादा है। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो आपने कहा, छत्तीसगढ़ के कारखानों का कहा, तो इतनी अराजकता कारखानों की सरकार कैसे सहन करती है फिर? मुझको लगता है कि सरकार को कड़ाई से काम करना चाहिए। और अगर मुझको ठीक याद है तो जो श्रम मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, ये शायद वहीं कोरबा के ही हैं। लखनलाल देवांगन शायद उद्योग मंत्री भी हैं। दोनों हैं, श्रम मंत्री भी हैं, उद्योग मंत्री भी हैं। तो मैं एक बात को लेकर थोड़ा हैरान होता हूँ। आप किसी को उद्योग मंत्री और श्रम मंत्री दोनों जब बनाते हैं तो उनकी नज़रों में उद्योगों का सम्मान रहेगा और मजदूर का सम्मान नहीं रहेगा, क्योंकि मजदूर ज़्यादा काम नहीं आते। जब आप किसी को कारखाना मंत्री बनाएंगे और साथ में पर्यावरण मंत्री भी बनाएंगे, मैंने पिछली एक सरकार में, रमन सिंह की सरकार में, एक दो ऐसे विभागों के बंटवारे पे उनको बतलाया था कि आपने जिस ACS को पर्यावरण का जिम्मा दिया है उसी को उद्योग का भी जिम्मा दिया है। ये हितों के टकराव की बात है। तो वो स्टैंड कैसे ले पाएंगे? वो कैसे स्टैंड ले पाएंगे? वो जब स्टैंड लेंगे उनको उद्योग चलाना ज़्यादा जरूर लगेगा पर्यावरण के मुकाबले। तो सरकार को मंत्रियों से लेके अफसरों तक इस बात को सावधानी से देखना चाहिए। उनको दो ऐसे जिम्मे तो नहीं दे दिए गए हैं जो एक दूसरे के खिलाफ है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। आपने अभी इनका लखनलाल जी का नाम लिया कि आबकारी मंत्री भी है, क्योंकि आपने प्लेसमेंट वाला जिक्र किया तो मुझे याद आ गया। अब आप देखिए, मैं दूसरा एक किस्सा आपको बताता हूँ। आबकारी मंत्री का काम है दारू अधिक से अधिक बेचना। क्या आप आबकारी मंत्री को पंचायत समाज कल्याण विभाग भी दे सकते हैं जिसका काम है नशाबंदी लागू करवाना, लोगों से नशा छुड़वाना? अगर आप दोनों काम एक को दे देंगे तो उसका मतलब है कि मंत्री की दिलचस्पी नशा करवाने में अधिक रहेगी, नशा रुकवाने में कम रहेगी। इसलिए राजस्व का लक्ष्य भी तो बड़ा है, तो 12,000 करोड़। दो अलग अलग विभाग रहते हैं। जैसे अखबारों में संपादकीय विभाग अलग रहता है, विज्ञापन विभाग अलग रहता है। ये अलग अलग रखने की चीजें हैं। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अलग रहते हैं, निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं वो अलग रहते हैं। ऐसे ही जो उद्योग वाले हैं मंत्री या अफसर, उनको श्रम वाला मंत्री या अफसर नहीं रहना चाहिए। जो शराब पिलाने वाले हैं उनको शराब रुकवाने का नहीं रहना चाहिए मंत्री या अफसर। तो ये भी एक वजह हो सकती है। ये अभी बात करते करते ही मुझको सूझा है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बतलाता हूँ कि सरकार अगर कड़ाई बरते, जो कि उसको बरतना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बतला देता हूँ, पिछले 10 साल में इस देश में मजदूर कानून, उद्योग कानून, इन सब को लगातार कमज़ोर किया गया है और मजदूर अधिक खतरे में आ गए हैं। आप उनसे 10 घंटे 12 घंटे काम ले सकते हैं। औद्योगिक सुरक्षा कमज़ोर हो रही है, पर्यावरण के नियम कमज़ोर हो रहे हैं।
ये इसकी माहौल वजह ठीक क्या नहीं। है? इसकी वजह ये है कि सरकार जो है जब बिजनेस फ्रेंडली होना चाहती है, इन्वेस्टर फ्रेंडली होना चाहती है, तो उसमें छोटे छोटे इंसान और पर्यावरण में जो पेड़ पौधे, तालाब, पशु पक्षी जो हैं, ये उतना मायने नहीं रखते जितना। आप ही इस बात की पैरवी करते हैं कि सरकारों को बहुत सारा बोझ अपने ऊपर नहीं लेना हाँ, चाहिए। नहीं लेना चाहिए, तो लेकिन ये रेगुलेटरी काम है, ये सरकार के करने का काम नहीं है। इस काम के लिए वैसे तो अलग अलग संगठन बने हुए हैं, एनजीटी बना हुआ है, कहीं मजदूर विभाग बना हुआ है अलग से देखने के लिए। सरकार को अपना दखल कम रखना चाहिए, सरकार को गवर्नेंस कम रखना चाहिए। ये गवर्नेंस को बढ़ा बढ़ाकर और ये कानून को कमज़ोर करके किया गया है। ये औद्योगिक सुरक्षा भी जो घटी है, ये कानून को कमज़ोर करने से घटी है पहला, और जो कमज़ोर हो चुका कानून है उसका अमल और कमज़ोर है। आपको लग रहा है मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, मैं देख रहा था, आप कुछ पढ़ रही थी किसी मजिस्ट्रियल कैमरे के इंक्वायरी। सामने। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कौन करता है पता है आपको? इलाके के डीएम। कलेक्टर के मातहत एक डिप्टी कलेक्टर करता है, जो जी सर करके कलेक्टर से पूछेगा कि सर इसमें क्या रिपोर्ट देना है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहती है। दंडाधिकारी ये जांच, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, लोगों को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज आएगा जांच करने के लिए। जिस कलेक्टर की जिम्मेदारी थी सुरक्षा को लागू करना, औद्योगिक सुरक्षा को बनाए रखना, उस कलेक्टर का मातहत डिप्टी कलेक्टर, जिसकी सीआर कलेक्टर लिखता है या लिखती हैं, वो डिप्टी कलेक्टर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करते हैं। तो वो क्या क्षेत्राधिकार तो उन्हीं का ही है ना। तो नहीं, क्षेत्राधिकार ऐसा कुछ नहीं रहता। क्षेत्राधिकार कलेक्टर का रहता है कि जिनको पूरी औद्योगिक सुरक्षा और ये बॉयलर इंस्पेक्टर और सब चीजों का ध्यान रखना था। पहला हक तो उनका बनेगा फिर जांच करने का। घटना हो गई तो जांच भी, मतलब ऐसा हो गया कि जिनके देखिए हक नहीं, देखिए हक नहीं, जिम्मेदारी बनती है जांच की, और जिम्मेदारी उनको मिलना चाहिए जो कलेक्टर के मातहत नहीं है, बाहर के हैं। होता नहीं है वैसा। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि औद्योगिक और श्रमिक वातावरण जो है वो पूरे देश में आज गड़बड़ है। लोगों के हक जो हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए जितना महत्वपूर्ण पूंजी निवेश, अर्थव्यवस्था के अभी कुछ शायद दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने का चल रहा है, उसमें मजदूर ज़्यादा काम नहीं आते हैं। एआई का भी ज़माना है। खैर, आप बड़ी लंबी चर्चा में विश्वास रखते हैं, लंबा बोलने में विश्वास रखते हैं, लेकिन आज चर्चा को मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ कि छोटी सी एक और आपसे बात करके कि कौन से इंतजाम होने चाहिए मजदूरों के लिए। एक चीज़ मुझको जो लगती है कि सरकार के सुरक्षा नियम जो हैं उद्योगों को लेकर, खासकर ऐसे उद्योग जहाँ पर गैस है, बॉयलर है, पिघला हुआ लोहा है, पिघला हुआ कोई और मेटल है, क्रेन है, बड़े मेटल उठाए जाते हैं, बड़े वजनदार, इन सब जगहों पर सुरक्षा इंतजाम बहुत कड़े होने चाहिए, पहला। दूसरा, मुझको लगता है बचाव के इंतजाम बहुत मजबूत होने चाहिए, जो सरकार के बिल्कुल ही कमज़ोर हैं। आज हालत यह है कि शहरों में आग लगती है तो सरकार उद्योगों से फायर ब्रिगेड बुलाती है, जबकि होना ये चाहिए कि उद्योगों में आग लगे तो सरकार की फायर ब्रिगेड वहाँ पर जाए। ये नौबत ख़राब है। फिर यह है कि उद्योग जितने हैजार्डस रहते हैं, जितने तरह के खतरे वहाँ रहते हैं, उसी के अनुपात में एम्बुलेंस, उसी के अनुपात में प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है, फर्स्ट एड, इन सब का इंतजाम उसी अनुपात में रहना चाहिए। आपने जो जली हुई भीड़ देखी है, इस जली हुई भीड़ के लिए पूरा इंतजाम रहा होगा पास के अस्पताल में, ऐसा मुझको नहीं लगता। भटक रहे थे परिजन उनके। तो मुझको लगता है कि ये सुरक्षा का इंतजाम, इलाज का इंतजाम, बचाव का इंतजाम, इन तीनों को बढ़ाना चाहिए, ये ज़रूरत है।